क्राइम मिस्ट्री में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिसे अगर परफेक्ट क्राइम भी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसकी जांच भारत की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसी सीबीआई की 2 टीमों ने किया और पुलिस की तो दर्जनों। टीमों के जांच सालों तक चलते रहे और अदालत में मुकदमे तारीख पे तारीख चला, लेकिन आज भी कहानी वहीं की वहीं है, क्योंकि जितनी टीमों ने जांच की और जितनी बार जांच की, हर बार एक न्यू थ्योरी और नई कहानी को जन्म दिया, जो मामला को जितना सुलझाने की दावा करती उतना और अधिक मामले को उलझा देती। तो अब हम जानते हैं पूरी कहानी और शुरू करते हैं आरुषि और हेमराज डबल मर्डर मिस्ट्री की पड़ते उदाहरण। जानेंगे हर उस संभावित कारणों को जो सामने आते गए। तो कहानी की शुरुआत होती है नोएडा के वाल्यू अपार्टमेंट के मकान संख्या 32 से, जो एक डेंटिस्ट डॉक्टर राजेश तलवार की थी, जिसमें उनकी फैमिली रहती थी। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी नूपुर तलवार और उनकी लाडली आरुषि तलवार के अलावे एक नौकर भी रहा करता था, जिसका नाम हेमराज था। आरुषि तलवार दंपति की इकलौती संतान थी, जिसकी उम्र तकरीबन 14 वर्ष थी। वहीं नौकर हेमराज 45 वर्ष का था, जो नेपाल का मूल निवासी था। इस दोहरे हत्याकांड का पूरा स्क्रिप्ट आरुषि के जन्मदिन पर आधारित था। आरुषि का जन्म 24 मई को था, लेकिन आरुषि ने 16 को ही मनाने का फैसला किया, क्योंकि 16 के बाद विद्यालय में गर्मी की छुट्टी जो होनी थी। इसलिए 15 को ही पूरी फैमिली तैयारी में लग गई। सुबह आरुषि ने जल्दी से विद्यालय पहुंची और तलवार दंपति भी अपने अपने काम में निकल गए। उसके बाद सभी शाम में ही मिले और साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। फिर थोड़ी ही देर बाद तलवार दंपति एक सरप्राइज गिफ्ट के साथ आरुषि के कमरे में पहुंचे और आरुषि को दिया, और देने के साथ ही खचा खच खच की आवाज आने लगी, जो करीब 5 मिनट तक लगातार आती रही। दरअसल तलवार दंपति ने अपनी लाडली आरुषि को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया था, जिससे आरुषि लगातार एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची, कुछ अपने परिवार की तो कुछ खुद की, वहीं कुछ अपने दीवालों को भी। हालांकि राजेश तलवार अपने लाडली को यह सरप्राइज उसके जन्म दिवस यानी 24 मई को देना चाहते थे, लेकिन 16 मई को जन्मदिन मनाया जाना था, जिसकी यादों को संजोने के लिए उन्होंने 15 को ही देने का निर्णय लिया। और फिर अगले दिन के सेलिब्रेशन के बारे में आपस में चर्चा होती है और लोग एक बार पुनः अपने कमरे में चले जाते हैं। तब रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उसके बाद करीब 11 बजे राजेश तलवार को इंटरनेट चलाने की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने नूपुर को राउटर ऑन करने के लिए बोला, और यह राउटर आरुषि के कमरे में था। जब नूपुर वहां पहुंची तो आरुषि को कोई सा किताब पढ़ते देखी, पर नूपुर ने चुपचाप राउटर ऑन किया और वापस अपने कमरे में लौट आई। इसके बाद राजेश तकरीबन 12 बजे तक इंटरनेट चलाता रहा और सब कुछ सामान्य था। फिर सो गए और जो घटना हुई वह
इसी समय हुई, जिसकी गुत्थी पुलिस और सीबीआई के तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक नहीं सुलझ सका। दरअसल तलवार दंपति की मेड यानी काम वाली बाई सुबह पहुंची और हर रोज की तरह बेल बजाया, लेकिन हेमराज दरवाजा खोलने नहीं आया, जबकि हर रोज वह दरवाजा खोलने आया करता था। उसके बाद मेड फिर से बेल बजाया और ऐसा जब तीसरी बार मेड भारती ने बेल बजाया तो नुपुर तलवार आई और वहां हेमराज को नहीं पाकर भारती से ही पूछ बैठी, हेमराज कहाँ है? दरअसल हेमराज घर के बिल्कुल अगले हिस्से में रहता था, जो अंदर घर में भी खुलता था और घर के बाहर भी, जिससे हेमराज बगैर मुख्य दरवाजे के खोले भी सामान लेने के लिए बाहर जाया करता था और लेकर वापस अंदर भी आ जाया करता था। भारती को अंदर आने के लिए नुपुर ने दरवाजे की चाबी बाहर फेंकी ताकि भारती दरवाजा खोल के अंदर आ सके, लेकिन दरवाजा तो पहले से ही खुला था। इस पर नुपुर ने हेमराज को कॉल किया, जिस पर घंटी हुई लेकिन फिर ऑफ हो गया। तब तक राजेश तलवार भी जग गए थे और जैसे ही कमरे से बाहर आए तो देखा कि एक विस्की का खाली बोतल पड़ा है और कुछ खून के निशान भी उस पर दिख रहे थे। इस पर हैरान और परेशान हो राजेश तलवार ने उस बोतल के बारे में नुपुर से पूछा, तो नुपुर ने आरुषि के कमरे में जाकर राजेश को देखने को बोली। इस पर जब राजेश पहुंचे तो देखा कि आरुषि के कमरे के भी दरवाजे खुले हैं, जबकि उसका दरवाजा केवल अंदर से खोला जा सकता था। अगर बाहर से खोलना हो तो वह चाबी के सहारे ही खोला जा सकता था। खैर, जब अंदर पहुंचे राजेश तो अंदर का नजारा देख चीख पड़े। अंदर पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा था। वहीं खून से सनी आरुषि और उसके गले पर गहरे जख्म के निशान। इस चीख को सुन नुपुर भी पहुंची और वो भी चीखने लगी। तब तक मेड भारती भी कमरे में पहुंची और सारे घटना को देखा और नुपुर ने यह इल्जाम हेमराज पर लगाते हुए बोली, देखो भारती, हेमराज ने क्या कर दिया। फिर भारती भागकर बाहर आई और लोगों को बुला लाई। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड को भी खबर हो जाती है और पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस को मिलती है तो मौका ए बरदात पर पहुंच जाती है और जब पहुंचती है तो देखती है कि करीब दर्जन भर लोग घर में खड़े थे। वहीं तलवार दंपति के कमरे में भी करीब आधे दर्जन। आरुषि के कमरा में कोई नहीं था। पुलिस के पहुंचते ही राजेश ने पुलिस को हेमराज का हत्या बताते हुए पकड़ने की गुहार लगाई। वह कहता है कि यह हेमराज का कृत्य है, उसे जल्द से जल्द पकड़े। और हेमराज गायब था भी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था, जिससे पुलिस भी समझ गई इसका कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। तभी भागा और पुलिस आनन फानन में हेमराज को पकड़ने के लिए टीम भी भेज देती है और उसके साथ ही उसके ऊपर 20,000 रुपया का इनाम भी रख देती है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, हेमराज नेपाल का मूल निवासी था, इसलिए टीम नेपाल के लिए रवाना हुई। वहीं दूसरी टीम आरुषि के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जैसा कि होता है, पुलिस ने शव को
पोस्टमार्टम के बाद तलवार दंपति और परिवार को सौंप दी, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस पूरे वाकये के दौरान उस मकान में इतने लोग आए और गए कि सारे फॉरेंसिक तथ्य लगभग समाप्त हो गए, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि करीब 90% तथ्य नष्ट हो गए थे। फिर भी जब फॉरेंसिक टीम पहुंची तो साक्ष्य के नाम पर आरुषि के कपड़े, बिस्तर, चादर आदि के साथ उस शराब के बोतल और दीवालों से खून के धब्बे को यानी उसके सैंपल को एकत्रित किया और सबसे अधिक वहीं पुलिस वाले जब खून के धब्बे को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने के निशान देखा तो राजेश तलवार से सीढ़ी की चाबी मांगी, पर राजेश तलवार ने चाबी न देकर पुलिस वाले पर ही भड़क गए और कातिल को पकड़ने की बात कही। इस पर पुलिस भी काफी इमोशनल हुई, फिर चाबी का जिक्र नहीं की और शायद यही पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी। इधर तलवार दंपति आरुषि की अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार निकल गए, तो दूसरी तरफ उनके घर पुलिस की तफ्तीश जारी थी। इस दौरान इस केस के लिए एक रिटायर अधिकारी के गौतम शामिल किया गया था, जो खास तौर पर इसी केस के लिए आए थे। वे भी उन सीढ़ियों के तरफ नजर डाली और ताले को तुड़वाया। फिर पुलिस जब छत पर पहुंची तो जो नजारा दिखा उसको देख सब सन्न रह गए। यहाँ एक लाश पड़ी थी और उसके भी गले पर वैसा ही निशान था जैसा आरुषि के गले पर। उस लाश की पहचान के लिए तलवार दंपति को फोटो भेज दिया गया और जल्द से जल्द वापस लौटने को पुलिस ने बोली। हालांकि तलवार दंपति ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसकी पहचान हेमराज के दोस्तों से कराई गई तो यह स्पष्ट हो गया कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि खुद क्राइम सस्पेक्ट हेमराज का है। अब तक पुलिस जिसे क्राइम सस्पेक्ट मान जिस बिना पर तफ्तीश कर रही थी, उसी की मौत ने पुलिस वाले को एक न्यू थ्योरी तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया और पुलिस वाले भी आपस में दो फाड़ हो गए और दो कहानियों को जन्म दिया। इसमें एक धारा का मानना था कि इस दोहरे हत्याकांड को हेमराज के दोस्तों ने अंजाम दिया था। वहीं दूसरे धड़े का मानना यह था कि खुद तलवार दंपति ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इसमें कारण भी थे। जहां हेमराज अपने दोस्त विष्णु शर्मा के जगह पर काम कर रहा था, तो तलवार दंपति आरुषि के अंत्येष्टि में काफी जल्दबाजी दिखा रहे थे। खैर, पुलिस ने हेमराज के दोस्तों वाली थ्योरी पर आगे बढ़ी और यह कहानी बताई कि पहले विष्णु शर्मा राजेश तलवार के यहाँ ड्यूटी करता था और जब छुट्टी पर गया तो राजेश ने विष्णु शर्मा के जगह पर हेमराज को अस्थायी तौर पर रख लिया। इसके चलते विष्णु ने हेमराज को मार दिया और इस घटना को होते हुए आरुषि ने देख लिया था। शायद इसलिए आरुषि का भी कत्ल कर दिया गया। फिर क्या था, पुलिस ने उनके गिरबान में डाली और ले पहुंची पूछताछ करने, पर जो निकलकर सामने आया वह यह था
कि जब हत्या हुई थी उस समय यह विष्णु नाम का व्यक्ति खुद नेपाल था। अब पुलिस पुनः वहीं पहुंच गई जहां पर पहले थी, यानी खाली हाथ। पर दूसरी थ्योरी अभी भी बाकी थी जिसे पुलिस ने अब भुनाना शुरू कर दिया, और वह था खुद तलवार दंपति पर लटकता हुआ तलवार। इसमें कुछ हाथ मीडिया का भी था जो उनके ऊपर यह आरोप लगाया था, और फिर यहीं से पुलिस ने तलवार दंपति को पूछताछ के लिए ले गई। मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया और वहां से सीधा डासना जेल भेज दी गई। इसके बाद पुलिस के तरफ से इंस्पेक्टर गुरुदर्शन सिंह ने 23 मई 2008 को दावा किया कि राजेश तलवार का अफेयर अनीता दुरानी के साथ चल रहा था, जिसकी जानकारी आरुषि को उसके दोस्तों के द्वारा हुई थी। इस पर आरुषि नाराज होकर दूरी बना ली थी। इसके अलावे हेमराज के साथ रिलेशनशिप में हो गई, और 15 मई 8 को जब सब सो गए तो हेमराज आरुषि के कमरे में दोनों संबंध बनाने लगे। तभी राजेश तलवार किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले और आरुषि के कमरे को कुछ खुला पाया। तब नजदीक से जाकर देखा तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर आवेश में आ गया और हेमराज पर हमला कर दिया और उसे मारते हुए छत पर लेकर गया। उसके बाद नीचे आकर ताला लगाया और शराब पी, फिर अपने बेटी को भी मार दिया। यह दावा पुलिस द्वारा किए जाने के बाद पुलिस पर उनके आरोप लगने लगे और फिर पुलिस ने अपना स्टैंड पूरी तरह बदला और फिर एक नई कहानी पुलिस ने बताई। वह यह था कि राजेश के अफेयर के पता चलने के बाद आरुषि अपने पिता को ब्लैकमेल करने लगी, जिससे गुस्सा कर राजेश तलवार ने आरुषि की हत्या कर दी। इस घटना को हेमराज ने देख लिया था, जिस पर राजेश ने हेमराज की भी हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद सबूत मिटाने में राजेश के साथ नूपुर ने भी सहयोग किया और जांच पर जांच चलती रही। मामला तूल पकड़ रहा था। इस दौरान 1 जून को सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया और फिर सीबीआई ने जांच में ऐसा क्लू पाया कि फिर केस का रुख ही पूरी तरह से बदल गया। अब राजेश तलवार को छोड़ यह केस राजेश के क्लिनिक स्टाफ ना थंडेरई के तरफ मुड़ गया। इसका कारण था सीबीआई को यह पता चला कि घटना के महज 2 दिनों पूर्व ही कृष्णा ने कोई गलती किया था, जिस पर राजेश ने उसे झाड़ लगाई थी। यह बात कृष्णा ने अपने दिल पर ले लिया था और कृष्णा इस बारे में हेमराज से कहा था कि वह राजेश को सबक जरूर सिखाएगा। यह बात राजेश के ड्राइवर उमेश शर्मा ने सुनी थी और उसी के बयान के आधार पर पुलिस ने 7 जून को कृष्णा को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई। फिर कृष्णा के कमरे से एक तकिया का खोल बरामद हुआ, जिस पर खून के छींटे पड़े थे। इसके अलावे एक कुकरी मिली जो अमूमन नेपाली लोग अपने पास। इसके बाद यह माना जाने लगा कि इसी से कृष्णा ने घटना को अंजाम दिया होगा। फिर क्या था, लोगों ने यह मान लिया कि सीबीआई ने पूरी तरह से केस की गुत्थी सुलझा दी है और असली कातिल को पकड़ लिया गया। फिर कृष्णा का पॉलीग्राफ टेस्ट, उसके बाद एम्स में साइकोलॉजिकल असेसमेंट और
नार्को टेस्ट भी किया गया। अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के आधार पर सीबीआई की टीम उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कृष्णा ने एक राजकुमार नाम के व्यक्ति का भी जिक्र किया था, जो राजेश तलवार के दोस्त के यहाँ काम किया करता था। उसके बाद राजकुमार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और इसका भी ताबड़तोड़ कई जांच कराई गई, जैसे पॉलीग्राफ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। फिर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक और गिरफ्तारी हुई और वह था विजय मंडल उर्फ शंभू। यह भी राजेश के पड़ोस में ही काम करता था और यह भी नेपाली मूल का था। सीबीआई प्रमुख अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीबीआई को राजेश या नुपुर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आरुषि या हेमराज का हत्यारा उन्हें मान लिया जाए, लेकिन उन्हें क्लीन चिट भी नहीं दिया था। इसके बाद राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बारी बारी से टेस्ट कराया जाता है और उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, लेकिन इन लोगों के टेस्ट में कोई भी पुलिस की काम की चीज नहीं निकल सकी। इधर कृष्णा, विजय और राजकुमार को ही हत्यारोपी बताया और कहा कि इनमें से 2 लोगों ने हत्या कबूल भी कर ली है। सीबीआई चीफ अरुण कुमार के मुताबिक राजकुमार के टेस्ट में यह मिला कि हत्या वाली रात हेमराज ने कृष्णा, राजकुमार और विजय को अपने कमरे पर पार्टी के लिए बुलाया था, जहां इन चारों ने छक कर शराब पी। इसके बाद कृष्णा ने फिर से राजेश तलवार के डांट का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कही, जिसे आरुषि ने सुन ली और अपने पिता से इसकी शिकायत करने की बात कही, जिस पर कृष्णा ने कुकरी निकाली और पीछा कर आरुषि की हत्या कर दी और भागने लगा। इस पर हेमराज कृष्णा को पकड़ने की कोशिश की। वहीं राजकुमार ने मौके पर पहुंच हेमराज और कृष्णा को ले छत पर चला गया और हेमराज की हत्या। कृष्णा के बयान के मुताबिक शराब पीने के बाद कृष्णा और राजकुमार एक साथ आरुषि के कमरे में दाखिल हुए और राजकुमार गलत हरकत करने लगा। आरुषि बचाव की कोशिश करने लगी। इस पर कृष्णा ने कुकरी निकाली और आरुषि की हत्या कर दी और इस घटना को होते हेमराज ने देख लिया था। इसलिए कृष्णा और राजकुमार हेमराज को खींचकर छत पर ले गए और उसकी हत्या कर दी। वहीं जब पुनः कृष्णा का नार्को टेस्ट कराया गया तो राजकुमार और विजय दोनों पीने के बाद आरुषि के कमरे में गए और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। जब आरुषि ने विरोध किया तो विजय ने आरुषि के सिर पर वार किया। वहीं राजकुमार ने कुकरी से आरुषि की हत्या कर दी। इसके बाद कृष्णा, विजय और राजकुमार तीनों ने मिलकर हेमराज को छत पर ले गए और फिर उनकी हत्या। पुनः तीसरी बार बताया कि पहले राजकुमार आरुषि के कमरे में गया, फिर विजय और कृष्णा भी गए। राजकुमार गलत हरकत करने लगा। इसका विरोध जब आरुषि करने लगी तो कृष्णा ने कुकरी निकाली और हत्या कर दी। यह सब हेमराज ने देख लिया था और राजेश तलवार को पूरी घटना बताने की बात कही। इस पर ये तीनों हेमराज को छत पर ले गए और हत्या कर भाग गए। इसके बाद राजेश तलवार को जमानत मिल गई और जेल से रिहा कर दी गई। उधर तीनों आरोपितों पर जांच और पुलिस का शिकंजा
दोनों लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान कृष्णा के मकान मालिक के जौहरी ने गवाही दी कि हत्या की रात कृष्णा उनके घर में से उन्होंने कई दफा देखा। वहीं विजय मंडल के मालिक ने उसे घर में ही देखने का दावा किया था। वहीं तीसरा और आखिरी क्राइम सस्पेक्ट राजकुमार के मालिक ने तो कहा कि राजकुमार लगभग 12:30 बजे तक घर में था। इसके अलावे तब 12 अपार्टमेंट में तैनात करीब आधा दर्जन गार्डों में से कोई भी यह नहीं कहा कि इन तीनों में से कोई उस रात आया या फिर आसपास देखा गया था। इसके अलावे राजेश तलवार के घर से मिले सेम से न तो इनका डीएनए मैच हुआ और न ही फिंगरप्रिंट। साथ ही जो सीबीआई कुकरी बरामद की थी उस पर इंसानों का खून ही नहीं था और सीबीआई ने जोर जबरदस्ती दबाव में उनसे कबूल करवाया था। और नार्को के बारे में यह कहा गया कि कहानी उनके दिमाग में बैठा दी गई थी, उसके बाद टेस्ट कराया गया जिससे उन लोगों ने सुनाया। फिर सीबीआई टीम को हटाकर सीबीआई का नया टीम जांच में लगाया गया और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद विजय ने यह दावा किया कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी टॉर्चर किया गया, उनकी उत्पीड़न की गई। वहीं नई टीम का नेतृत्व स्वयं एसपी नीलम किशोर कर रही थी, तो इन्वेस्टिंग ऑफिसर एएसपी। अब यह नई टीम नए सिरे से जांच शुरू की और इसकी शुरुआत आरुषि के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से की। इस दौरान 2 डॉक्टरों ने कई खुलासे किए, जिसमें पोस्टमार्टम के दौरान आरुषि के हाइमन को क्षतिग्रस्त होना बताया और कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से साफ किया गया हो, वह भी उसके मरने के बाद। वहीं हेमराज के प्राइवेट पार्ट में सूजन था, जो यह साबित करता था कि हेमराज आखिरी समय में सेक्सुअली एक्टिव था। और टीम अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाई और सीन रिक्रिएट किया। इसके बाद जो दावा किया वह एक बार फिर सबको चौंका दिया। आरुषि के कमरे के स्थिति को लेकर कहा गया कि जो लोगों ने देखा वैसा था नहीं, बल्कि उसे दिखाया गया था। यानी हत्या के बाद सभी चीजों को सही किया गया था और अपने मन मुताबिक एडजस्ट किया गया था। उसके बाद लोगों को खबर की गई। आगे यह भी दावा किया गया कि राजेश ने पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों के पास एक व्यक्ति से कॉल करवाया था कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट में सीमेन या रेप का जिक्र न किया जाए। वहीं उसके सर पर चोट को किसी गोल्फ स्टिक से हुआ बताया गया। आगे चलकर राजेश के घर से गोल्फ स्टिक का पूरा सेट बरामद किया गया। हालांकि उस स्टिक से कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि उसी से हत्या की गई थी। वहीं बाद में विशेषज्ञों की टीम ने यह बताया कि पूरे सेट में एक ऐसा स्टिक है जिसे हाल में अच्छे से साफ किया गया और उसके बाद एक बार फिर राजेश तलवार को जांच और पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई क्लू हाथ नहीं लगा। जिसके बाद सीबीआई की टीम ने कोर्ट में केस बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। इसमें सीबीआई ने नौकरों को क्लीन चिट दे दी और हत्या का शक तलवार दंपति पर जताया था।
इसके कारण भी कई थे, जैसे हेमराज का खून का सैंपल आरुषि के कमरे से न मिलना। इसके अलावे तलवार दंपति के कपड़ों से भी नहीं मिला था। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कोई भी हथियार का नहीं मिलना। इसके अलावे उस पर शक करने के कारण यह था कि हत्या में प्रयुक्त की गई हथियार सर्जिकल ब्लेड प्रतीत हो रहा था, जिसे एक डॉक्टर बखूबी चला सकता था, और तलवार दंपति डॉक्टर थे। सबसे बड़ा कारण था शराब के बोतल पर न तो तलवार दंपति के और न ही किसी अन्य आरोपितों के फिंगरप्रिंट का मिलना। साथ ही कोई हत्या का मोटिव भी नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा सीबीआई ने केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। लेकिन सीबीआई के द्वारा जो तलवार दंपति की तरफ उंगली उठाई गई थी, इससे आहत राजेश तलवार कोर्ट पहुंच गए, और फिर जो हुआ वह तलवार के सोच के बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि कोर्ट तो गए थे खुद को बेगुनाह साबित करने, लेकिन कोर्ट ने उल्टा क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट में बदल दिया और तलवार दंपति पर मामला दर्ज कर पुनः जांच के आदेश दे दिया। क्योंकि कोर्ट का मानना था कि यह पर्याप्त सबूत है तलवार दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। फिर एक बार सीबीआई टीम गठित हुई और शुरू हुआ जांच का दौर। सीबीआई के एएसपी एजीएल कॉल ने आरुषि के हत्या का एक नई थ्योरी दिया, जो इस प्रकार है। 15-16 मई 2008 के दरमियानी रात डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार अपने कमरे में सो रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। इस पर राजेश तलवार कमरे से बाहर निकले और सीधा हेमराज के कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन वहां किसी को न पाकर ध्यान दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि यह आवाज आरुषि के कमरे की तरफ से आ रही है। इस पर राजेश हेमराज के कमरे में रखे गोल्फ स्टिक उठाया और आरुषि के कमरे की तरफ दौड़ा। जब पहुंचा तो हेमराज और आरुषि को एक साथ बिस्तर पर देख राजेश ने पूरी ताकत से गोल्फ स्टिक के सहारे हेमराज के सर पर वार किया, और फिर से जब दूसरी बार वार किया तब तक हेमराज नीचे गिर पड़ा और यह स्टिक गलती से आरुषि के सर पर जा लगी, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस आपाधापी के बीच राजेश तलवार की पत्नी नुपुर तलवार भी मौके पर पहुंच जाती है, और जब इस स्थिति को देखा तो अपने पास राजेश के साथ देने के अलावा और कोई ऑप्शन न पाकर उसने राजेश का साथ दिया और हेमराज के शव को एक चादर में लपेटा। फिर उसे छत पर ले गए और सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया और छत के दरवाजे को लॉक कर नीचे आ गए। और आरुषि के मां ने उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ किया। उसके बाद उसके कपड़े को भी सही किया और फिर राजेश तलवार ने आरुषि के गले को भी काट दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर खून के निशान मिटाए और गोल्फ स्टिक को भी छुपाया। फिर अन्य सभी साक्षियों को मिटाकर राजेश तलवार घर के दरवाजे को बाहर से लॉक किया और हेमराज के कमरे से अंदर प्रवेश किया, ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि कोई बाहर से बंद कर चला गया है। इसके बाद राजेश ने विस्की पी और फिर सुबह होने का इंतजार किया जाने लगा। फिर जब सुबह मेड आई तो प्री प्लानिंग के अनुसार सारा खेल शुरू हुआ और इसके आधार पर कोर्ट ने 25 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को हत्या का दोषी माना और सबूत से छेड़छाड़, जांच को प्रभावित करने
और गलत एफआईआर दर्ज कराने का भी दोषी पाया। कोर्ट ने अपना फैसला 26 नवंबर 2013 को सुनाया, जिसमें राजेश और नूपुर तलवार दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस पर राजेश और नूपुर ने हार नहीं मानी और इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर किया। जहां सीबीआई के वकील का यह तर्क था कि कमरे के अंदर मारकर घसीटते हुए छत पर ले जाया गया चादर में लपेटकर, वहीं तलवार दंपति के वकील का कहना था कि अगर घिसट कर ले जाया जाता तो कुछ तो खरोच का निशान जरूर होता। वहीं बोतल की जो थ्योरी लगाई गई थी सीबीआई के द्वारा, उसे तलवार दंपति के द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि उस पे चाहे जितने भी फिंगरप्रिंट हों, पर तलवार दंपति के फिंगरप्रिंट उस बोतल से नहीं मिले। आगे चलकर गोल्फ स्टिक वाला थ्योरी भी यह करके खारिज कर दिया गया कि अगर आरुषि के कमरे से आवाज आती जो कि तलवार दंपति के कमरे से लगा था, तो दूर हेमराज के कमरे में जाने का औचित्य ही कोई नहीं था। इसके अलावे सर्जिकल ब्लेड वाले बात पर यह कहा गया कि सर्जिकल ब्लेड डॉक्टर के पास होता जरूर है और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन एक डेंटिस्ट के पास इसका कोई उपयोग नहीं होता। लिहाजा इन पर यह आरोप इससे साबित नहीं किया जा सकता। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल पलट दिया और सीबीआई को मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए फटकार लगाई, वहीं तलवार दंपति को रिहा कर दिया। इसके बाद 8 मार्च 2018 को सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ले गया, जहां अभी विचाराधीन है। आज भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका, आखिर असली गुनहगार कौन है और इसके पीछे मोटिव क्या था।